हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में। हम पहले की क्लास में बात कर चुके हैं इम्यूनिटी का जो इंट्रोडक्शन है, वो किस इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की थी इन्नेट इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे जन्म के समय या जन्म से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम आता है। वो हमारी मदर से मान लो या हमारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स मान लो, उनकी वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है और हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। उस इम्यून सिस्टम को हमने नाम दिया था इन्नेट इम्यून सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में कि ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो जब अपन बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये है कि पैदा होने के बाद में एनवायरनमेंट से एक्सपोज होगा, यानी हम पैदा होंगे, पैदा होने के बाद में हम बाहर आएंगे अपनी मदर की बॉडी से। इसका मतलब हमारा एक्सपोजर, हमारा सामना किससे हो रहा है? मदर से हो रहा है। उसको अपन बोलते हैं कि ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है। अब इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिजीज कोज कर सकते हैं, या फिर एलर्जन जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो एज ए एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर सकते हैं। उसके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ेगी और जो एंटीजन आएगा उसी एंटीजन के खिलाफ पर्टिकुलर लड़ेगी। उस इम्यून सिस्टम को अपन क्या नाम देते हैं? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। यानी कि पैदा होने के पहले या पैदा होते समय इस इम्यून सिस्टम का कोई खास लेना देना नहीं होता। ये पैदा होने के बाद में है। हमारी बॉडी कुछ ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स इस इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। जैसे कि मान लो बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, ये ऑर्गन क्या करेंगे? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे। यानी इसकी एक डेफिनेशन के तौर पर अपन देखें तो सब सिस्टम दैट डेवलप्स थ्रू आउट ए पर्सन्स लाइफ टू रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक पैथोजेंस। यानी स्पेसिफिक पैथोजन आएगा तभी हाँ इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करेगा। अब पैथोजन कब आएगा? जब हम पैदा होंगे, पैदा होने के बाद में पैथोजन आएगा। तो अनलाइक द इन्नेट इम्यून सिस्टम विच प्रोवाइड्स ए जनरल डिफेंस, the acquired immune system develops a memory for specific antigens। जैसे innate immune system एक जनरल डिफेंस आपको दे रहा था, ये स्पेसिफिक डिफेंस देता है और स्पेसिफिक डिफेंस देने के साथ साथ मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। मेमोरी का फॉर्मेशन करने से क्या मतलब हुआ इस बात का? मेमोरी का फॉर्मेशन करने से मतलब ये है कि एक बार एंटीजन की एंट्री हो गई, उसके खिलाफ ये लड़ेगा। एंटीजन की एक बार एंट्री हो गई, उसके खिलाफ ये लड़ेगा, लेकिन लड़ने के साथ साथ मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। मेमोरी का फॉर्मेशन मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। यही एंटीजन अगर दोबारा आया तो उसको तुरंत मार दिया जाएगा। इसे ही अपन मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी का मतलब ये एंटीबॉडी बना करके रखेगा, यही इसकी मेमोरी है। तो जब बात करते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, ये पैदा होने के बाद में आ रहा। सबसे मुख्य बात ये है। और कब आ रहा है? जब पैथोजन से हमारा सामना हो रहा है और इसका सीधा सीधा लेना देना है एंटीबॉडी से, और एंटीबॉडी बनाएगा, उसको ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ यही पैथोजन अगर दोबारा आया तो उसके फॉर्म में उसने मेमोरी सेल्स बना रखी हैं, यानी एंटीबॉडी बना रखी हैं, उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाएगा। इसका मतलब शुरुआती टाइम पे इसका रिस्पॉन्स स्लो रहता है, लेकिन लंबे टाइम तक रहता है। लंबे टाइम तक कैसा रखेगा? आपने एंटीबॉडी बना रखी है, अब दोबारा अगर पैथोजन आएगा तो तुरंत प्रभाव से एक्शन करेगा। यानी पहली बार एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो टाइम लगा मेमोरी सेल्स बनाने में, लेकिन मेमोरी सेल्स बन चुकी है। अगर दोबारा यही एंटीजन आता है तो क्या होगा? तुरंत प्रभाव से एंटीबॉडी उसको खत्म कर देगी। इसीलिए हम वैक्सीनेशन करके नेचुरली ही पैथोजन से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारी बॉडी को, ताकि मेमोरी सेल्स बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए। और यही वैक्सीनेशन, जैसे कि मान लो आपने पोलियो का वैक्सीन दिया, अब पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। अगर नेचुरली पोलियो का वायरस आया, पोलियो वायरस आया, तो उसको एंटीबॉडी क्या कर देगी? खत्म कर देगी। यानी फ्यूचर में आपको पोलियो नहीं होगा। तो ये जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आया है, ये भी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से ही आया है। दूसरी बात अपन कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनेगी। यानी ऐसा नहीं है जैसे इन्नेट इम्यून सिस्टम है, यहाँ पे मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स हैं, तुरंत प्रभाव से एंटीजन को खत्म कर रही हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एंटीबॉडी बन रही है नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। यानी स्पेसिफिक तौर पर ये एंटीजन्स या पैथोजेंस को टारगेट करता है।
इसीलिए अपन क्या बात करते हैं, इट टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्डिंग टू यूनिक एंटीजन। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लो आपने पोलियो के लिए कोई एंटीबॉडी बनाई और ये कोरोना वायरस के लिए काम कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पोलियो वायरस है तो वो एंटीबॉडी पोलियो को ही टारगेट करेगी, कोरोना से उसका लेना देना नहीं है। अगर आपको कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो कोरोना की विशेष वैक्सीन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर एंटीजन को ही टारगेट करेगी, अन्य किसी को टारगेट नहीं करेगी। इसका मतलब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। दूसरी बात क्या है, मेमोरी फॉर्मेशन करती है। मेमोरी फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, वही बात है, अगर फर्स्ट टाइम एंटीजन हमारी बॉडी में आया है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और इस एंटीबॉडी को मेमोरी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स, दो टाइप की सेल्स बनती हैं, इस एंटीबॉडी को ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। अगर सेकेंड टाइम पर यही एंटीजन आया जो ये आया है, फर्स्ट टाइम पर यही एंटीजन आया जो ये आया है, तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। इसका मतलब ये एंटीबॉडी किसके फॉर्म में बनी हुई है, मेमोरी के फॉर्म में बनी हुई है, तुरंत प्रभाव से क्या कर देगी, खत्म कर देगी। क्या बोल रहा है, इट रिटेन्स ए मेमोरी फॉर्म ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर्स विद पैथोजन इनेबलिंग फास्टर एंड स्ट्रोंगर रेस्पॉन्स इन फ्यूचर इन्फेक्शन। यानी कि क्या हो रहा है कि पहले से जो चीज़ हो रही है, पहले से जो आपको डिजीज हो चुकी है, उसके खिलाफ ये क्या करता है, एंटीबॉडी बना चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहली बात, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्यों इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारी बॉडी में एक थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करती है, इम्यूनिटी देती है। कैसे देती है, हमारी बॉडी में विशेष प्रकार की सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स का मैच्योरेशन मान लो या इसका डेवलपमेंट मान लो थाइमस में होता है। और जब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के अंदर इसकी साइज मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, अडल्ट होता जाएगा, इस थाइमस की ग्लैंड की साइज छोटी होती चली जाएगी। इसीलिए जो मोस्टली टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है, वो छोटे बच्चों को ही लगता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर बहुत बढ़िया कैपेसिटी होती है इन्फेक्शन से लड़ने की, तुरंत प्रभाव से एंटीबॉडी बनाने की। इसका मतलब छोटे बच्चे की हमने जितना कम ख्याल रखा उतनी ज़्यादा वो क्या बना लेगा, एंटीबॉडी। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसको फ्यूचर में कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्यों होगी, क्योंकि बड़ा होने के बाद में वो इम्यून पावर नहीं बचेगा, क्योंकि थाइमस ग्लैंड की साइज छोटी होती चली जाएगी। सीधी सी बात है, थाइमस ग्लैंड उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, और उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी इसका मतलब एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं बन सकती। इसीलिए हम कहेंगे कि अडल्ट आदमी के ज़्यादा टीके नहीं लगते, छोटे बच्चे के टीके लगते हैं, क्योंकि वहाँ रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है कि छोटा बच्चा जितना ज़्यादा एंटीजन से एनकाउंटर हो रहा है, जितना ज़्यादा एंटीजन के सामने एक्सपोज हो रहा है, फ्यूचर में उसके एलर्जी जैसी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां, बार बार वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुकी हैं, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, मेमोरी डेवलप हो चुका है। फिर क्या बोल रहा है, अडप्टेबिलिटी। अडप्टेबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि कोई नया एंटीजन आ रहा है या नया पैथोजन आ रहा है, उसके साथ में भी क्या बना रहा है, ये इम्यून रिस्पॉन्स दे देगा। और जितना नया एंटीजन आया या जितना नया पैथोजन आया, उसके साथ ये शुरुआती दौर पर वैसे ही काम करता है जैसे पहले किसी नए एंटीजन के साथ में काम कर रहा था। यानी इसका तरीका जो है वो अलग अलग एंटीजन के साथ में अलग अलग तरीके का होता है। और कोई भी नया पैथोजन आया उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। दूसरी बात है, इसके अंदर विशेष बात जानने की ये है कि सेलुलर कंपोनेंट, यानी कि कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर हमने देखा मैक्रोफेज होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, इयोसिनोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, एसिडोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होता है, वहाँ पर भी सेलुलर कंपोनेंट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेलुलर कंपोनेंट है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सेल हैं जो इनेट इम्यूनिटी आपको देंगी। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो सेल्स आती हैं वो दो सेल्स हैं। एक सेल है जिसको अपन नाम देते हैं बी सेल्स, और एक दूसरी सेल है जिसको अपन नाम देते हैं टी सेल। बी सेल को बी सेल इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका जो मैच्योरेशन या डेवलपमेंट है वो बोन मैरो में होगा, ये बोन मैरो में होती है, इसलिए बी सेल्स नाम दे दिया। टी सेल्स सीधी सी बात है, इसका डेवलपमेंट या मैच्योरेशन किस में होता है, थाइमस में।
इसलिए इसका ये नाम दे दिया। अब टी सेल भी दो प्रकार की होती है, एक को अपन नाम देते हैं टी हेल्पर सेल और दूसरी को अपन नाम देते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल। और एक तीसरी भी होती है टी रेगुलेटरी सेल, जो दोनों सेल्स को कंट्रोल करती है। बी सेल्स का काम है सीधा सीधा इसका संबंध है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो दो प्रकार की सेल्स बनाती है, एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो इनिशियली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है उसको खत्म करना, और मेमोरी सेल्स अगर यही एंटीजन दोबारा आपकी बॉडी में एंटर आए तब उसको खत्म करना। यानी बी सेल्स आगे चल के दो सेल्स में डिफरेंशिएटेड होती है, एक सेल जिसको अपन नाम देते हैं प्लाज्मा सेल और एक सेल जिसको अपन नाम देते हैं मेमोरी सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स जो रिसेंटली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है उसको खत्म करेगा, और मेमोरी सेल्स अगर यही एंटीजन दोबारा आया तो उसको खत्म कर देगा। यानी बी सेल्स का सीधा संबंध किसमें है? एंटीबॉडी बनाने में है। टी हेल्पर सेल का मतलब ही ये है कि ये बी सेल की एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा, किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी हमें बनानी है। ये सारा का सारा काम, यानी सीधी सी बात है, एंटीजन को बी सेल के सामने प्रेजेंट करने का काम करता है वो टी हेल्पर सेल करता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल है, ये सीधा सीधा बात ये मान लो कि किल करता है पैथोजन को, इसीलिए इसको टी किलर सेल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम टी किलर सेल भी है क्योंकि ये पैथोजन को डायरेक्ट क्या कर देगा? मार देगा। यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक तरह से इनेट इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल एक तरह से क्या करती हैं? इनेट इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। जैसे नेचुरल किलर सेल की हेल्प कर दी, इयोसिनोफिल्स की हेल्प कर दी, मैक्रोफेजेस की हेल्प कर दी। इसका मतलब ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं इनेट इम्यून सिस्टम में, सीधे के सीधे एंटीजन को मारने का काम ये करती हैं। और हेल्पर सेल क्या करा रही है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करा रही है। हालांकि इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दोनों साथ में काम करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा यही जानने की अपन कोशिश करेंगे। यहाँ तक अपन जा रहे हैं कि एक्चुअल में इनेट इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है। ये बात अगर अपन जान लेंगे तो उसके बाद में अपन ये जानेंगे कि ये दोनों अकेले काम कर ही नहीं सकते, ये दोनों साथ में काम करते हैं और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, ये बात अपन बोल सकते हैं। तो कैसे दोनों साथ काम करते हैं इसके बाद की वीडियो में अपन वही चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आप इसके बारे में और क्या जानते हो? नॉट इनहेरिटेड, यानी कि हमें कहा कि ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, यानी कि ये जीन के थ्रू ट्रांसफर होता ही नहीं। जीन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता, हमारे पेरेंट्स से जीनोम के थ्रू हमें नहीं मिला, ये एनवायरनमेंट में पैदा होने के बाद में मिला है। जब हम पैदा हुए उसके बाद में एंटीजन से हमारा सामना हुआ तब ये डेवलप हुआ है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? अनलाइक इनेट इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट एट बर्थ, acquired immunity is developed throughout life through exposure to various antigens। यानी कि पैदा होने से लेकर के मरने तक ये इम्यून सिस्टम आप में चलता रहेगा। हालांकि कैपेसिटी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, लेकिन आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये लाइफ टाइम है, इसका डेवलपमेंट होता रहता है। जितने ज़्यादा एंटीजेंस का आपकी बॉडी में सामना होगा उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बनती रहेंगी। इसका मतलब ये लाइफ टाइम क्या होगा? बनता रहेगा। क्या बोलना चाह रहा है? स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देता है। स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देने का क्या मतलब हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, मीनिंग इट टारगेट्स एंड एलिमिनेट्स पर्टिकुलर पैथोजेंस और एंटीजेंस। यानी कि जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि ये जो इम्यूनिटी है या इम्यून पावर है वो पर्टिकुलर एंटीजन को टारगेट करता है। एक एंटीजन को अगर इसने टारगेट किया तो दूसरे एंटीजन की मैकेनिज्म दूसरे तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि दो एंटीजन को एक साथ एक सेम तरीके की या सेम एंटीबॉडी ने मार दिया, ऐसा कम पॉसिबल है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो गया इसमें? नेक्स्ट ये है कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स का मतलब क्या होगा कि एक तो अपन बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक अपन बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी ने काम किया है, हमारी बॉडी ने खुद ने काम किया है। और खुद ने काम कैसे किया? खुद ने एंटीबॉडी बनाई। और कैसे बनाई? या तो हम कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि नेचुरली आप चारों ओर घूम रहे हो और कहीं ना कहीं से पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया और कहीं ना कहीं से पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया, आपकी बॉडी खुद
इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव हो रहा है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा है। इसका मतलब नेचुरली ही आपको क्या हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू ए पैथोजन ट्रिगरिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। नेचुरली आप घूम रहे हो, एनवायरनमेंट में आराम से घूम रहे हो और नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर किया है, उसके बाद में आपकी बॉडी एक्टिव हुई, इम्यून पावर एक्टिव हुआ, एक्टिव होकर के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, मेमोरी सेल्स बनाई, प्लाज्मा सेल्स बनाई, उसे अपन क्या नाम देते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए। अब आप स्टिमुलेट कैसे कर सकते हो, वैक्सीनेशन के थ्रू कर सकते हो। आप खुद ही एंटीजन से एक्सपोज करो आप अपनी बॉडी को, यानी कि नेचुरली आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप खुद क्या करा रहे हो, जानबूझ के इन्फेक्शन करा रहे हो। और जानबूझ के इन्फेक्शन मरना कौन चाहेगा, और मरना कोई नहीं चाहेगा। इसका मतलब आप एंटीजन को सप्रेस करोगे, डीएक्टिव करोगे, और डीएक्टिव करके एंटीजन को आप अपनी बॉडी में डालोगे। ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो गया क्योंकि आपने ये डीएक्टिवेट कर रखा है, इसलिए इसका ज़्यादा इन्फेक्शन होगा नहीं, और ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। अब आपके मजे हो जाएंगे। क्या फ़ायदा हो जाएगा कि यही एंटीजन अगर दोबारा आपकी बॉडी में आया तुरंत मर जाएगा। इसका मतलब ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वैक्सीनेशन को डेवलप करो, जिससे वैक्सीनेशन का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें डीएक्टिव या यूँ बोल सकते हो इनएक्टिव पैथोजेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि ना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन करेंगे और इन्फेक्शन नहीं करने के साथ साथ आपके बॉडी में, ब्लड में उस एंटीजन के खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। यानी अगर हम ये कहेंगे कि इनएक्टिव करके आप पैथोजेंस को अपनी बॉडी में डाल के आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद में पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हो। पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, इसका मतलब एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने नहीं बनाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने ही बनाई है, या तो नेचुरली वो आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर कर गया या फिर आपने जानबूझ के एंटीजन को एंटर करवाया है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर सीधा सीधा मतलब आपको ये जानना है कि नेचुरली आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर नहीं किया, या फिर एंटीजन एंटर कर भी गया तो आप डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी डालोगे। और बनी बनाई एंटीबॉडी कैसे डालोगे उसके बारे में अपन देखते हैं। एक तो होगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि आपको एंटीबॉडी मिली है अपनी मदर से। मदर से कैसे मिली है, जैसे एंटीबॉडीज आपको मिल्क से मिली है, या फिर आप जानते हो प्लेसेंटा को भी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, जैसे प्लेसेंटा को IgG। अब ये एंटीबॉडी है लेकिन प्लेसेंटा क्रॉस किया आपकी मदर से, आपको मिल गई। वैसे तो एंटीबॉडी को कहाँ से आना चाहिए, एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने के बाद में आना चाहिए, लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके डायरेक्ट मिल गई। या मदर का फर्स्ट मिल्क जिसको आप कोलेस्ट्रम नाम देते हो, इस कोलेस्ट्रम के अंदर IgA एंटीबॉडी होती है। इसका मतलब सारे के सारे जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उसने अपनी माँ का दूध पिया है। अपन बोलते हैं ना, दम के देंगे माँ का दूध, और अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो उसके अंदर IgA एंटीबॉडी आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट मिल्क होता है बहुत न्यूट्रिशनल मिल्क होता है जिसको अपन कोलेस्ट्रम नाम देते हैं, कोलेस्ट्रम के अंदर IgA एंटीबॉडी आई है। अभी नेचुरल आई है, नेचुरली ही आप पैदा हुए और नेचुरली ही प्लेसेंटा को एंटीबॉडी ने क्रॉस किया। इसका मतलब इसमें आपका रोल है नहीं ज़्यादा, और आपका इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। इसका मतलब ये या तो दो तरीके से आ सकती है। IgG आप अपन सारी की सारी एंटीबॉडी को पढ़ेंगे तब इस बात को अपन दोबारा देखेंगे। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आ सकती है माँ से, और ये मिल्क के थ्रू आ जाती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। उसके बाद में आती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी कि पहले से कोई एंटीबॉडी बनी नहीं, और इतना ज़्यादा तेज इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया कि आप वेट ही नहीं कर सकते कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी नेचुरली बनाए। अगर नेचुरली अगर आपकी एंटीबॉडी बनाएगी, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो क्या होगा, इतने में तो मरी जाएंगे। क्योंकि नेचुरली अगर एंटीबॉडी बनाने का मतलब है कि 10 से 15 दिन मिनिमम आपको चाहिए, आपकी बॉडी को उससे रिकवर करने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए, लेकिन आपके पास में तो 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर जल्दी से जल्दी एंटीबॉडी ना दी गई तो
ना दी गई तो डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि बनी बनाई एंटीबॉडी डायरेक्टली जल्दी से जल्द प्रभाव से अपन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वैसे तो कोई भी डेंजरस डिजीज है उसके या डेंजरस सिचुएशन है उसके अंदर ऐसा होता है, लेकिन जो स्नेक वीनम होता है, जैसे किसी को सांप काट ले तो उसको अपन इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं एंटीवीनम। और एंटीवीनम का क्या मतलब हो गया, एंटीवीनम का मतलब ये सीधा सा है कि एंटीवीनम का मतलब सीधा सा है, इसमें क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। और आपको सांप खा गया, बहुत तेज उसके अंदर जहर है, ज़्यादा वेट किया नहीं जा सकता, तो बनी बनाई एंटीबॉडी उसके अंदर डाल दो, वो सारे जहर को नष्ट कर देगी। और सारे के सारे जहर को नष्ट कर देगी तो आपकी रिकवरी हो जाएगी जल्दी की प्रभाव से। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी डाल रहे हैं। तो देखिए हमने ये 4 चीज़ें टोटल पढ़ ली। एक तो एक्टिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप पढ़ लिए, पैसिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप पढ़ लिए। सब में अल्टीमेट हो क्या रहा है, एंटीबॉडी ही काम कर रही है। अब कहीं पर एंटीबॉडी आपकी बॉडी खुद बना रही है, नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं पर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है लेकिन आपने डीएक्टिव करके एंटीजन को डाला है, जिसको आपने आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा। उसके बाद में कहीं पर हम कह रहे हैं कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही, आपको एंटीबॉडी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, मदर से मिल रही है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, हम इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में एंटीबॉडी को डाल रहे हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इस प्रकार से ये आपकी इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स हैं। अब कुछ फीचर्स की अपन बात करते हैं कि और भी कुछ फीचर्स इसके अंदर होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस इम्यूनिटी की डाइवर्सिटी खूब होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लो लगभग आपकी बॉडी में 10 की पावर 11 एंटीबॉडी बन सकती हैं। नेचर में हम बहुत प्रकार के बैक्टीरिया हैं, बहुत प्रकार के वायरस हैं, बहुत प्रकार के पैथोजेंस हैं, और जितने प्रकार के पैथोजेंस हैं उतनी प्रकार की एंटीबॉडी आप में बनेगी। यानी कि इनेट इम्यून सिस्टम में था, सेम तरीके से मारा जा रहा था, तो उसमें कोई डाइवर्सिटी थी नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि जितने एंटीजन उतनी ही एंटीबॉडी आपकी में बनेगी। यानी कि आप में 100 प्रकार के एंटीजन से बॉडी को एक्सपोज हुआ, 100 प्रकार के एंटीजन आपकी बॉडी मिली, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 प्रकार की एंटीबॉडी भी मिलेगी। 100 प्रकार के एंटीजन आपकी बॉडी में आए तो 100 प्रकार की एंटीबॉडी भी मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जितने एंटीजन से आप एक्सपोज हो रहे हो उतनी एंटीबॉडी आपको मिलेंगे। डाइवर्सिटी खूब ज़्यादा है, इनेट इम्यून सिस्टम की डाइवर्सिटी नहीं होती। दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये स्लो रेस्पॉन्स करता है। ये क्या करेगा, स्लो रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन देगा। बट लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन, लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ कि इससे बनने में टाइम तो लगेगा। आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई तो ये आपको लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हो या आप इसको लाइफ टाइम भी बोल सकते हो। दूसरी बात, ये री इन्फेक्शन में बड़ी हेल्प करता है। एक बार आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ गया और अगर मान लो दोबारा वही एंटीजन आपकी बॉडी में आया तो बहुत बढ़िया बात होगी, री इन्फेक्शन से तुरंत प्रभाव से देगा। इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक्सपीरियंस बेस्ड इम्यूनिटी है। एक्सपीरियंस की बात यह है कि एक बार हमने कोई काम कर लिया तो हमको बहुत जोर आया, लेकिन वही काम हमने दोबारा किया तो हमको जोर नहीं आया। ऐसा ही काम होता है, पहली बार एंटीबॉडी बनी तो स्लो रेस्पॉन्स आया, टाइम लगा, लेकिन जब रेस्पॉन्स आ चुका और दोबारा यही एंटीजन का एक्सपोज हो गया तो बहुत तुरंत प्रभाव से क्विक एक्शन इसका होता है। इसीलिए वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा है और वैक्सीनेशन इसी कॉन्सेप्ट से निकला है। दूसरी बात इसके अंदर होगी, देखो एक इम्पोर्टेंट बात होती है जो बाकियों में नहीं होती, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी अपन बोल सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी भी अपन बोल सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्फ स्ट्रक्चर हैं या सेल्फ सेल हैं, उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और तो ये बाकी बहुत बढ़िया काम है इसका, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है
कि आपके बॉडी के अंदर खुद की स्ट्रक्चर के खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा कई बार। जैसे कि मान लो अपन एंटीजन को क्या बोलते हैं, नॉन सेल्फ, एंटीजन को अपन क्या बोलते हैं, नॉन सेल्फ पार्टिकल। नॉन सेल्फ पार्टिकल हैं यानी बाहर के लोग हैं और उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसके खिलाफ लड़ा जा रहा है। लेकिन कई बार ये क्या करता है कि आपके खुद के ही चीज़ों से लड़ना शुरू कर देगा। जैसे किडनी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी तो ये किडनी को ख़त्म कर देगा। थायराइड ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी तो ये थायराइड ग्लैंड को ख़त्म कर देगा। यानी कि ये ऐसा मानने लग गया कि थायराइड ग्लैंड ये हमारा नहीं है, जबकि ये हमारा है। लेकिन ये क्या कर देगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, खत्म कर दिया। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी काम हो रहे थे हमारी बॉडी में नहीं होंगे। जैसे मान लो लीवर की सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, इसका मतलब लीवर अब काम नहीं करेगा। लीवर काम नहीं करेगा इसका मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून डिजीज हमारी बॉडी के खिलाफ ही कई बार एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देता है। ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देता है, लेकिन यही ताकत कई बार हमारे खिलाफ काम करने लग जाती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे इनेट इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का खतरा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, वो बहुत ही जनरल प्रोटेक्शन है और हमारी बॉडी के किसी पार्ट को वो नॉन सेल्फ की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन ये करता है। इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये समस्या है कि अगर आपके बॉडी के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसको अपन ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये बहुत जनरल सी बात थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। आपको जनरल बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम आगे इन्हीं चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे, यानी कि इस चीज़ों के चलते रहेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो जन्म से सेल आई हैं, पूरी की पूरी सेल्स आई हैं, न्यूट्रोफिल्स मान लो, कितनी भी सेल्स मान लो, मैक्रोफेज मान लो, नेचुरल किलर सेल्स मान लो, इयोसिनोफिल्स मान लो, ये डेंड्राइटिक सेल्स हैं। यानी ये सेल्स आपकी बॉडी के अंदर काम कर रही हैं और सेल के बेसिस पर एंटीजन को मारा जा रहा है। इसी को अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। या फिर मान लो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में कंटेंट है, उसके वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ब्लड में क्या हो सकता है, ब्लड में एंटीबॉडी होती हैं। तो एंटीबॉडी पर बेस्ड अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहीं से निकलते हैं, इम्यूनिटी की शुरुआत यहीं से होती है। तो हम सबसे पहले इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़िया से समझेंगे। फिर आगे जो अब क्लास बनाने वाले हैं अपन, उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। तो वो भी मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और ये इतनी बातें अगर आपके समझ में आ जाएंगी, उसके बाद में इम्यूनिटी बहुत स्मूथ चलेगी। उसके बाद में अपन यही चीज़ें पढ़ने वाले, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जैसे कि मान लो एंटीबॉडी कितने प्रकार की है, टी हेल्पर सेल कैसे काम करती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल कैसे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम काम करने लग जाए तो एलर्जी जैसे सिम्टम्स आते हैं, वो एलर्जी कैसे कोज करती है। बी सेल्स के द्वारा एंटीजन को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, टी सेल्स के द्वारा एंटीजन को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। बी सेल्स का मैच्योरेशन कैसे होता है बोन मैरो में, टी सेल्स का थाइमस में मैच्योरेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। यही सारी की सारी जनरल बातें इम्यून सिस्टम में होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में निकलते हो तो ये डेप्थ में बहुत गहराई तक आपको लेके जाता है। और जब गहराई में आप लेके चले जाओगे तो आगे के कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएंगे। तो मैं आपसे पहली उम्मीद तो यही करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, सारा का सारा चीज़ उसमें आएगा। और फिर दोनों को एक साथ बैठाना है। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे दोनों को अलग अलग समझ बैठते हैं कि इनेट अलग है, एक्वायर्ड अलग है। तो उसको हमको अलग नहीं करना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।